नमस्कार। थोड़ा सा वॉल्यूम फैन कम कर दीजिएगा, स्पीड कम, मुझे आवाज़ कम आएगी। जी नमस्कार। हम सभी लोग यूरोपीय शक्तियों का आगमन इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, आधुनिक भारत के इतिहास विषय में। आज अब हम लोग जो है अंग्रेज़ों को पढ़ेंगे, अंग्रेज़ों के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा था सबसे पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों के विषय में हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं किसके विषय में, फिर इसके बाद हम लोगों ने डचों के विषय में देखा था। डच किस प्रकार भारत में आते हैं, अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, किस तरीके से व्यापारिक केंद्र बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत मुनाफा कमाते हैं। तो पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद पुर्तगालियों को किनारे करके डच ने अपनी शक्ति विस्तार किया और व्यापार बड़े स्तर पर कमाया। इसके बाद पुर्तगालियों को किनारे करते हुए और डचों को किनारे करते हुए अंग्रेज आते हैं। अब देखिए, देखा जाए यूरोपीय शक्तियों का भारत में, यूरोपीय शक्तियों का भारत में देखा जाए व्यापार करने के सिलसिले में, पूर्व से व्यापार जो भी यूरोपीय शक्ति कर रही थी उनमें अंग्रेज जो है सबसे देर में आए उस हिसाब से, क्योंकि पुर्तगाली के बाद आ रहे हैं, डच के बाद आ रहे हैं। लेकिन बाद में देखा जाए कि जो अन्य शक्तियां थी यहाँ पर या अन्य और शक्तियां आई, उनसे ये काफ़ी आगे निकल गए जीते हुए, और बाद में जो टिके वो अंग्रेजी टिके। इन्होंने इसके लिए खासकर राजनीतिक और सैनिक दोनों शक्तियों का सहारा लिया, राजनीतिक व्यवस्था का भी सहारा लिया और सैनिक व्यवस्था का भी क्या लिया, सहारा लिया। तो इन चीज़ों से भी हमें जानकारी मिल रही है। तो आपको देखते हैं कौन सा इसमें पॉइंट जो है, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। तो अंग्रेजों का भारत में आगमन, भारत में आगमन, अंग्रेजों का भारत में आगमन, इस विषय में हम लोग देख क्या रहे हैं कि भारत में पुर्तगालियों एवं डचों को पराजित करते हुए भारत में जो है पराजित करते हुए यहाँ व्यापार एवं साम्राज्य स्थापित किया, एवं ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित किया, क्लियर। तो जो देखा जाए, भले ही ये पुर्तगाली और डचों के बाद में आए, लेकिन उनको जीतते हुए ये आगे बहुत निकल गए। अब हम लोग इनके बारे में देख रहे हैं, इनकी जो खासकर सफलता के टूल्स थे, सफलता के कारण थे, उनमें तो एक तो इनकी कौन है, किसका सहारा लिया, भारत में पुर्तगालियों और डचों को पराजित करते हुए। क्यों? अब जब किस तरीके किसका सहारा ले रहे हैं, सैनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का सहारा लिया, सैनिक एवं राजनीति का सहारा लिया, राजनीति का सहारा लेना। देखिए, तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी सब आएगा। 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर जारी किया था, उस चार्टर के आधार पर जो है भारत में ये कंपनी आई, वो सब अभी आएगा। फैक्ट, आपका फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट पूरा वीडियो देखेगा तभी ये पूरा टॉपिक आपको कवर हो पाएगा, क्लियर। देखिए, सैनिक एवं राजनीति का सहारा लिया अंग्रेजों ने भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए, व्यापार करने के लिए। फिर जो देखा जाए और चीज़ों का क्या सहारा ले रहे हैं, उपभोक्तावादी इनकी संस्कृति कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट कर रही है, उपभोक्तावादी संस्कृति है। फिर जो है उपभोक्तावादी संस्कृति के अलावा और क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए जैसे इन्होंने और किस चीज़ का, औद्योगिक विकास किया, इसका सहारा भी इनको मिला। आज जो है फिर देखा जाए इनकी जो है मांग और आपूर्ति, इन दोनों चीज़ों को देखा जाए, इनका बहुत बैलेंस था, उसका भी इनको फायदा मिला, तकनीक का फायदा मिला, अच्छे कुशल नेतृत्व का फायदा मिला। इन सब फायदे के कारण ये बाद में भारत में क्या हुआ है, एस्टेब्लिश हुए। अब हम लोग देख रहे हैं कैसे क्या मामला रहता है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई।
ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। होता क्या है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर जारी किया। चार्टर को मतलब क्या कह सकते हैं, आदेश पत्र जारी किया, ठीक है, जिसमें गवर्नर तथा कंपनी, या कह दी गवर्नर था लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, विशेषाधिकार। क्या प्राप्त हुआ, विशेषाधिकार, प्रिविलेज मिल गया इनको। तो कहा जाए कि किस आदेश पत्र द्वारा, 31 दिसंबर 2016 जो है 31 दिसंबर 16 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक आदेश पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया कि गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया जा रहा है। क्लियर। ये विशेषाधिकार जो मिला था 15 वर्ष के लिए था। कितने वर्ष के लिए था, 15 वर्ष के लिए था। प्रारंभ में यह व्यापारिक विशेषाधिकार 15 वर्ष के लिए था, 15 वर्षों के लिए था। क्लियर, कितने था, 15 वर्षों के लिए था। लेकिन बाद में क्या होता है, 1509 में नवीन चार्टर द्वारा 1509 में नवीन चार्टर द्वारा यह व्यापारिक अधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। क्लियर। अब हम लोग ने देख लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। क्लियर। तो कहा जाए कि ये व्यापारिक अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अनिश्चित काल के लिए कब बढ़ाया गया, किस नवीन चार्टर द्वारा, तो 1609 के नवीन चार्टर द्वारा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट 1500 नहीं 1600 ये चार्ट नवीन चार्टर, नए जो आदेश पत्र, नया आदेश पत्र कह सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग देख रहे हैं, जो तुलना की जाए, जो इनकी तुलना हो, जो तुलना करें हम डच कंपनी से, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छोटी थी। ब्रिटिश किस दृष्टिकोण से, वित्तीय दृष्टिकोण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इससे छोटी थी। और बताया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहली व्यापारिक यात्रा होती है उसमें आमदनी भी डच कंपनी से क्या थी, इसकी कम थी। अब सोचो, कभी कभी स्टार्टिंग हमेशा कम होती है लेकिन बाद में कितना क्लाइमेक्स लेवल पे आती है। देर से आए लेकिन दुरुस्त पाए, कहावत है, वो भी इस पर यथार्थ बैठ रही है। शुरुआत धीमी हो रही है लेकिन फाइनल क्या हो रहा है, तेज हो रहा है। ये सब किसकी चेष्टा है। शुरू में लोगों ने भी काली मिर्च, किस पर ध्यान दिया, काली मिर्च के लिए इंडोनेशिया तथा मसालों के लिए मसाला द्वीप पर
ध्यान लगाया या मसाला द्वीप को टारगेट में लिया, इसको दिया टारगेट में। शुरू में इनका जो है इंटरेस्ट किसमें था, इंडोनेशिया तो था इधर, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कपड़ों का व्यापार जो सबसे बढ़िया कहाँ कर सकते हैं हम, भारत में कर सकते हैं। कपड़ों के व्यापार से इन्होंने किसको टारगेट किया, भारत। और फिर भारत में भी हालांकि काली मिर्च और ये सब था, तो वहाँ से मसाले का व्यापार करने लगे, लेकिन भारत में कपड़ों के लिए आकर्षित ज़्यादा हुए थे। ठीक है, तो भारत जो है, भारत में कपड़ों के लिए आकर्षण हुआ है, कपड़ों के व्यापार के लिए आकर्षित हुए, कपड़ों के व्यापार के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं क्या है, किस प्रकार जो है इनका भारत में मामला क्या रहता है। तो आप पढ़े होंगे, यहाँ सूरत है, अरे सबसे पहले इन्होंने कारखाना कहाँ स्थापित किया था, सूरत में। कब किया था, 1607 में किया था, 8 में किया था, बताइए। इन्होंने सबसे पहला कारखाना, पहला अस्थायी कारखाना, अस्थायी कारखाना 1608 में सूरत में स्थापित किया। कहाँ किया, सूरत में। कहाँ स्थापित किया, सूरत में। बताया जाता है 1609 में जो है आगरा, कहते हैं 1609 में आगरा पहुंचा था हॉकिंस जहांगीर से मिलने, लेकिन पुर्तगाली ने इतने मैटर को घुमा दिया कि उसकी जो है बात जहांगीर की पूरी नहीं हो पाई, जहांगीर से उसकी बात पूरी नहीं हो पाई। और कैसे भी जहांगीर बीच में रुष्ट जाता है तो इनको यहाँ से भगाता है। तो यहाँ से ये लोग फिर कहाँ जाते हैं, मसूलीपट्टनम। 1611 ईस्वी में ये फैक्ट्री कहाँ स्थापित कर रहे हैं, मसूली। यहाँ सूरत था, सूरत में। और फिर 1611 में कहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर रहे हैं, मसूलीपट्टनम में। 1611 में मसूलीपट्टनम यहाँ पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ होता क्या है, जहांगीर से मिलने जाता है कौन, हॉकिंस, लेकिन पुर्तगाली अपने षड्यंत्र के कारण हॉकिंस और जहांगीर की बात को सफल नहीं होने देते हैं, और हॉकिंस जहांगीर भड़क जाता है। तो अंग्रेजों को कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करनी पड़ती है, मसूलीपट्टनम में। क्लियर, ये लगभग स्थायी फैक्ट्री बनाते हैं मसूलीपट्टनम में। अब क्या होता है, मैंने बताया था 1611 ईस्वी में सूरत के पास स्वाली की लड़ाई में अंग्रेज पुर्तगाली को क्या करते हैं, पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं। अंग्रेज किसको पराजित कर रहे हैं, पुर्तगाली को पराजित करते हैं। जहांगीर अब क्या होता है, बहुत प्रभावित होता है, इसीलिए इनको फिर से कहाँ फैक्ट्री लगा देता है, सूरत में। फिर से अपनी फैक्ट्री कहाँ लगा लेते हैं, सूरत में। अब सूरत में कब लगाएंगे फैक्ट्री, सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी फैक्ट्री स्थापित की। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला जो अस्थायी कारखाना सूरत में बनाया था, फिर मसूलीपट्टनम में बनाया, फिर कहाँ गए लोग, फिर से सूरत आ गए। तो सबसे पहला कहा जाए, सबसे पहला क्या, सूरत में इन्होंने स्थायी फैक्ट्री का की स्थापना कब की थी, 1613 में। बढ़ा गए। तो ये सब मामला इनका रहता है। अब मामला क्या है, इनको बहुत जगह से रियायत मिलती है, छूट मिलती है। दक्षिण भारत में भी इनको बहुत जगह रियायत मिलती है, तो अपना ये व्यापार धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं। अब व्यापार बढ़ाने के सिलसिले में 1623 ईस्वी में सूरत के अतिरिक्त, ये कहाँ, पश्चिम इधर क्षेत्र में, सूरत के अतिरिक्त अहमदाबाद तथा भृगुकच्छ में भी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, में भी फैक्ट्री लगाई। यहाँ पर भी क्या लगा रहे हैं लोग, फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। 1623 में ये लोग कहाँ फैक्ट्री आगे स्थापित कर रहे हैं, अहमदाबाद, और कहाँ पर लगाने लगे, भृगुकच्छ में। भड़ौच जिसे कहते हो, बाद में भड़ौच कहते हो, पश्चिम का बंदरगाह भड़ौच या भृगुकच्छ। ठीक है, फिर देखा जाए 1625 में बताया जाता है, 1625 ईस्वी में सूरत की किलेबंदी करते हैं, सूरत की किलेबंदी। ये सब पॉइंट है, फैक्चुअल वाली चीजें हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इनका देखो हम लोगों ने कैसा क्या सीन देखा। 1608 के करीब कहाँ पर
अभी फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं मसूलीपट्टनम। फिर उधर साइड में 1611 में जो 1608 में सूरत, फिर 1611 में मसूलीपट्टनम, फिर 1613 में किधर साइड में आ रहे हैं, सूरत में आ रहे हैं। फिर 1623 में अहमदाबाद और कहाँ पर, भरपच्ची में अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं। फिर जो देखा जाए 1625 में सूरत को किलेबंदी करने लगते हैं। अब मामला उठ रहा है मद्रास का। क्लियर, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्या होता है, जो हम लोग देखें पूरा मामला, तो यहाँ पर है मद्रास, और रियल है मद्रास कोई छोटा क्षेत्र नहीं था, मद्रास पूरा बड़ा क्षेत्र था। मद्रास पूरा उसमें राज्य ही होता था। आज तो मद्रास तो नहीं कर दिया गया है। मद्रास को जो है, मद्रास को 1639 में लिखेगा, 1639 में वहाँ के स्थानीय शासक से मद्रास को लीज पर ले लेते हैं। 1639 में स्थानीय शासक से मद्रास को लीज पर लिया। ठीक है, अब आइए मैटर क्या हो रहा है। कहा गया इसमें कि जो सीमा शुल्क आधा शासक को दिया जाएगा। सीमा शुल्क आधा, जो सीमा शुल्क प्राप्त होगा, सीमा शुल्क में एक हिसाब से मद्रास के बंदरगाह वाला क्षेत्र ले रहे हैं। कौन सा लीज पे ले रहे हैं, बंदरगाह वाला। जो कौन सा क्षेत्र है, बंदरगाह। फिर कहा इसमें सीमा शुल्क का आधा राजा को मिलेगा, राजा को देना सुनिश्चित किया। अब भैया राजा को आधा मिल रहा है, बैठे बिठाए, लीज पे तो लिया ही है। अब क्या होगा मामला, राजा ने इनको क्या छूट दे दी, किलेबंदी करने की छूट दे दी, साथ साथ सिक्के ढालने की भी छूट मिल गई इनको। जो सिक्के ढाल सकते थे, इसके बदले क्या है, इसके बदले अंग्रेजों ने क्या किया, इसके बदले सिक्के ढालने तथा किलेबंदी की छूट मिल गई, किलेबंदी क्या मिली, छूट मिली, किलेबंदी की छूट मिल गई। अब जो हम लोग आगे के मामले में देखें, ये सब चीजें हो रही हैं, देखिएगा सिक्का। 1640 ईस्वी आते 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने विजयनगर और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। अभी तक मद्रास को लीज पर दे रहे थे, 1640 में मद्रास को ही क्या कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, लीज सब हटा दिया मैंने। अब आते हैं हम लोग हैं वहीं पर सेंट जॉर्ज नामक क्या बनाया, किला बनाया। सेंट जॉर्ज नामक मद्रास में ही क्या बना रहे हैं, मद्रास में सेंट जॉर्ज किला बनाया गया। क्लियर। तो सेंट जॉर्ज किला कहाँ बनाया गया, मद्रास में। ये मद्रास का सेंट जॉर्ज था, ये बहुत चीजों कंट्रोल करता था। अभी हम देखेंगे 1658 में बंगाल को करेगा, उड़ीसा को करेगा, इधर साइड में तुम्हारा जो है कोरोमंडल तट है, बिहार है, ये सबको कंट्रोल कौन करेगा, सेंट जॉर्ज। ये किले होते थे इनके, बहुत बड़े बड़े किले। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सब विषय हो गया, सेंट जॉर्ज का मामला हो गया, ये सब हो गया। आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो 1639 आते आते मद्रास भी यहाँ से निकल चुका है, अंग्रेजों के अंडर में जा चुका है। अब हम लोग देख रहे हैं 1633 की भी घटना। 1633 ईस्वी में उड़ीसा में फैक्ट्री लगाई, ये भी याद रखेगा, उड़ीसा में फैक्ट्री स्थापित की। और 1651 ईस्वी में कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की, 1651 ईस्वी में हुगली में फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ कर रहे हैं, हुगली में
फैक्ट्री स्थापित की। 1658 तक ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा कोरोमंडल के क्षेत्र सेंट जॉर्ज के नियंत्रण में आ गए। सेंट जॉर्ज के नियंत्रण में हो गए थे। तो सेंट जॉर्ज के नियंत्रण, लगभग पूर्व वाला क्षेत्र सेंट जॉर्ज के नियंत्रण में हो रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं आगे की ओर, बढ़े आगे की ओर। चलिए देखते हैं मामला आगे की ओर क्या है, देखते हैं क्या हो रहा है। जो देखा जाए सुतानती या सुतनौती कहते हैं या सुतानती में भी अंग्रेज जो है फैक्ट्री अपनी स्थापित कर लिए। और जब सुतानती में फैक्ट्री आगे चल के स्थापित कर रहे हैं तो 1696 में एक जमींदार वहाँ के शोभा सिंह ने क्या किया, बड़ा विरोध किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मात्र 1200 रुपए में सुतानती क्षेत्र, साथ साथ उधर कालीकाता था, गोविंदपुर था, उनकी क्या प्राप्त कर ली, जमींदारी प्राप्त कर ली, राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो कह सकते हो 1698 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया जाए, हम लोग जो बाद में कोलकाता बनता है, सुतानती, गोविंदपुर और किससे, कालीकाता से, उन्हीं से मिलकर क्या बन रहा है, कोलकाता, वो भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। मतलब फाइनली देखा जाए 17वीं शताब्दी तक, कब तक, 17वीं शताब्दी तक। अभी एक और अभी इनके कंट्रोल में आ जाएगा, 1661 के बाद से कंट्रोल में इनके आ जाएगा बम्बई भी। ये भी चर्चा करने का फिर हम बनाएं कि मतलब देखा जाए 17वीं शताब्दी के एंड तक, बिल्कुल 17वीं शताब्दी के एंड तक इधर से सूरत इनके कंट्रोल में है, बम्बई कंट्रोल में है, मद्रास कंट्रोल में है, और कौन है, कलकत्ता भी इनके कंट्रोल में है। बड़े बड़े इतने क्षेत्र हैं, सूरत, बम्बई और मद्रास और कौन, कलकत्ता। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखिए जो हम लोग देखें 1661 की कहानी समझिए थोड़ा सा। 1661 में क्या हो रहा है, 1661 में अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेगेंजा या कैथरीन ब्रेगेंजा से हुआ, पुर्तगाली राजकुमारी से हुआ। अंग्रेजों को, ठीक है, जिसमें राजकुमार प्रिंस, जिसमें प्रिंस मतलब राजकुमार को बम्बई दहेज में मिला। बम्बई पुर्तगालियों से दहेज में मिला, पुर्तगालियों से दहेज में मिल गया, बम्बई में दहेज मिल गया। और मात्र 10 पाउंड वार्षिक पर प्रिंस ने इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। समझ पाए? तो मतलब 1661 में ब्रिटिश राजकुमार का विवाह किससे हुआ, पुर्तगाली राजकुमारी के साथ हुआ। दहेज समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज हो गई, मतलब मेन जंक्शन इनको मिल गया, पूरा इधर साइड का पूरा व्यापार यूरोप वगैरह से कौन मिल गया, बम्बई, बिना लड़े सम्मान के साथ उनको। लेकिन ये थोड़ी पता होगा पुर्तगालियों को, पुर्तगाली बाद में वो फैला लिए होंगे, उनको ये थोड़ी पता होगा कि ये 10 पाउंड पे किसको दे दिया जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। अब बाद में होता भी क्या है, अब तो दे ही चुके हो दहेज में, फ्रिज दो, फिर फ्रिज में वहाँ से वापस मंगाओ क्या। ब्रिटेन वाले कहेंगे अरे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, छोड़ो बम्बई को, पुर्तगाली कहेंगे छोड़ो बम्बई वगैरह को, जो गया सो गया। अब आइए, अब बम्बई पर भी नियंत्रण देखा जाए इनका हो जाता है। आगे चल के सूरत से
जो प्रेसिडेंसी हटाकर कहाँ बना दी गई, बंबई बना दी गई। तो ये भी रख लेगा 1687 ईस्वी में सूरत से प्रेसिडेंसी हटाकर बंबई स्थानांतरित की गई, स्थानांतरित बंबई स्थानांतरित। तो ये भी मामला क्या हो गया, क्लियर। तो 1687 ईस्वी में घटना हो गई, बढ़िया भी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं इस मामले में हम लोग देख रहे हैं, किसके संबंध में, अंग्रेजों के संबंध में। अब हम लोग देख रहे हैं आगे घटना हमने क्या बताई थी अभी, 1600 के आसपास जो हम लोग देख रहे हैं, अंत में 1600 जिस कह सकते हो 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, क्या होता है, सुता नदी में फैक्ट्री स्थापित हुई, मतलब कारखाना खोला गया, कारखाना स्थापित हुआ, इसी का चलते जिसके चलते 1696 ईस्वी में शोभा सिंह ने विरोध किया। जमींदार शोभा सिंह ने क्या किया, विरोध किया। फिर क्या होता है, इस क्षेत्र जो है ये कह सकते हो आप सुता नदी, गोविंदपुर तथा कालिकाता की जमींदारी अंग्रेजों ने खरीद ली, और यही जो है बाद में यहीं से मिलकर क्या बन रहा है, कोलकाता बन रहा है। क्या बन रहा है, ठीक है, खरीद ली। और फिर क्या हो रहा है, जॉब चारनाक ने किसकी स्थापना की थी, कोलकाता की स्थापना की। इसकी स्थापना किसने की थी, जॉब चारनाक। अब सुता नदी, गोविंदपुर तक कालिकाता की जमींदारी अंग्रेजों ने खरीद ली। अब क्या हो रहा है, देखा जाए, फोर्ट विलियम के नियंत्रण में सब आ गया। फोर्ट विलियम इनका किला था, कहाँ पे, बंबई जो बंगाल में जिनका किला है, खासकर कोलकाता में कौन था, फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम भी 1698-1700 के करीब इसकी भी स्थापना हो रही है, फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम के नियंत्रण में आ गया, फोर्ट विलियम किले के नियंत्रण में। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि सुता नदी में जब फैक्ट्री स्थापित की, बहुत बड़ा विरोध हुआ, खासकर जमींदार थी शोभा सिंह, उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया। फिर इसी के चलते इन लोगों ने कहा कि उधरी क्षेत्र की जमींदारी खरीद ली, ठीक है। खरीदने के पश्चात क्या हो रहा है कि बाद में वही क्षेत्र क्या बन गया, कोलकाता बन गया। और इन क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण हो गया, फोर्ट विलियम किले का नियंत्रण हो गया। फोर्ट विलियम किला भी 17वीं सदी के अंत में ही बना था। फोर्ट विलियम किला कहाँ है, बंगाल। और जो आपका ये कौन था, सेंट जॉर्ज कहाँ था, मद्रास, याद रखेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन क्षेत्रों के बारे में देखा। ये किसके बारे में था मामला, अंग्रेजों के बारे में। फिर अंग्रेज लोग आगे चल के स्टेब्लिश होंगे, ये यहाँ पर हम लोगों ने अंग्रेजों के बारे में ये चीज़ मैंने देखी। आगे चल के वो स्टेब्लिश होंगे, वो अलग चीज़ है, वो हम देखेंगे। फ्रांसीसी का इसके बारे में देखेंगे, फिर फ्रांसीसी का इनसे क्या होगी, लड़ाई होगी, तब ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली इसमें। अब देखते हैं इसे क्या क्या हम लोगों ने देखा इसमें। खासकर अच्छा देखिए, अंग्रेजों ने डचों से मुकाबला किया। डचों से मुकाबला कर रहे थे, तो डचों का जो क्षेत्र था वो तो आपको पता ही है, कहाँ पे कौन क्षेत्र या फैक्ट्री स्थापित की थी। 1605 में कहाँ की थी, कोची में की थी। 1500 जो है आपका 1605 में। 1610 में कहाँ की थी उन्होंने, पुलिकट में की। जो क्षेत्र थे वो क्षेत्रों पर कौन नियंत्रण बाद में करने आ रहा था, अंग्रेज। 1610 में पुलिकट में की थी, 1616 में सूरत में की थी, 1641 में विशाखापट्टनम में की थी, 1645 में करिकल में की थी, 1653 में चिंसुरा में की थी,
1658 में आपको पता होगा उन्होंने कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? पटना में, बालासोर में, नागपट्टनम में, इनमें की थी। 1663 में कहाँ की थी? कोची में। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और देख रहे हैं। फर्रुखसियर का जो 1717 ईस्वी में जो शाही फरमान था, उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदे हुए। उस शाही फरमान से वो क्या क्या फायदा मिल रहा है? देखिए, सूरत में क्या हुआ कि मात्र एक बार 10,000 की जो रकम जो है जमा कर दी जाए, वार्षिक जमा की जाए 10,000 की रकम, और उस रकम के माध्यम से 10,000 की जो वार्षिक रकम जमा हो जाए, उस रकम के माध्यम से क्या हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, जो है मतलब टैक्स फ्री आप क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। तो कहा जाए सूरत का भी उस शाही फरमान से क्या क्या फायदे मिले? सूरत में भी क्या कर सकते थे? कर मुक्त व्यापार, मात्र कितने में? 10,000 में। ठीक है, 10,000 की रकम में आप एक बार चुकाए 10,000, तो इससे सूरत की आप क्या कर सकते हैं? कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। कितना फायदा हो रहा है अंग्रेजों को? फिर 30,000 में उनको एक बार दे दिया जाए अंग्रेजों द्वारा बंगाल को मुक्त। तो कहाँ का? बंगाल मुक्त में क्या जो है मतलब राजा को पहुंचा दिया जाए, शासक को पहुंचा दिया जाए, तो बंगाल में भी कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। किस फरमान से? इसी फरमान द्वारा। हैदराबाद में भी बहुत सारी इनको क्या मिल गई? छूट मिल गई। साथ साथ बम्बई में जो सिक्के ढालते थे, उन सिक्कों के मुगल साम्राज्य में चलाने की भी क्या मिल गई? इनको छूट मिल गई। तो शाही फरमान से फायदे मिलते हैं। तो यह क्वेश्चन आ सकता है कि जो है शाही फरमान से क्या क्या इनको फायदे मिले, तो इसको लिख लेते हैं। क्लियर? और भी इनको बहुत सारी रियायतें मिली, जैसे जो देखा जाए, हाँ, जो है 1632 में भी इनको बहुत रियायत मिली। इसके बाद औरंगजेब ने भी 1690-92 में इनको बहुत सारी रियायतें दी थी। तो इनको देखा जाए बहुत सारी रियायतें बीच कुछ में मिलती रही। किसको? अंग्रेजों को। क्लियर? तो हम लोग देख लेते हैं, खासकर शाही फरमान वाली बात देख लेते हैं, क्वेश्चन बन जाता है वहां से। देखिए, अंग्रेजों के बाद जो कोई थोड़े बहुत समय के लिए आ रहा है, जहादार साहब कोई मैटर ही नहीं आता है, फिर कौन आता है? फर्रुखसियर ही जो कुछ आता है। औरंगजेब के बाद मुअज्जम आते हैं, मुअज्जम के बाद जो है जहादार, और फिर जो मेन आता है, किसका टाइम आता है आपका? फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर के बारे में देखते हैं। ये पूछना जाता है 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के शाही फरमान। अंग्रेजों को मिली दिया है। कहाँ कहाँ? पहला सूरत में भी, सूरत में 10,000 की रकम देकर, वार्षिक रकम देकर, 10,000 की वार्षिक कर मुक्त व्यापार करना, कर मुक्त व्यापार। ऐसे ही बंगाल में भी, बंगाल में चूंकि ज़्यादा व्यापार हो सकता था, तो 30,000 कर मुक्त व्यापार कर दिया। फिर जो है बिना चुंगी लिए व्यापार कर सकते थे। बम्बई में ढले सिक्कों को मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट, मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट, ये सब क्या है इसमें? ये सब पॉइंट्स हैं। क्लियर? बढ़िया गया। चलिए, अब जो है हैदराबाद में भी छूट मिली, हैदराबाद के व्यापार में भी रियायत ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है 1680 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जजिया कर लगा दिया था। कौन सा कर लगा दिया था? ठीक है, जजिया कर लगा दिया। किसने? औरंगजेब। क्वेश्चन आ जाए कब लगाया गया था? 1680 में। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है किस टॉपिक को देखा है? यूरोपियों में जब हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में पढ़े? अंग्रेजों के बारे में। क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं, ज़्यादातर आपको ये पॉइंट्स दिमाग में नहीं आते हैं, आप पढ़े तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप फंस जाते हैं। क्लियर?
तो यहाँ ये भी हो गया। इसके बाद फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी के साथ अंग्रेजों का मामला पूरा जो है वर्चस्व स्थापित हो जाएगा और सब लड़ाई झगड़ा उनका शुरू हो जाएगा। भारत में किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार करते हैं। ठीक बच्चों, अब फ्रांसीसी का थोड़ा बहुत मामला है, अब इस क्लास में नहीं अगली क्लास में रखते हैं। और इसी टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चन आंसर की भी सीट कराऊंगा, इसी पे सॉल्व कराऊंगा, वो भी जिसमें PYQs होंगे घटना चक्र के भी और अदर बुक के भी। 2 बुक को फॉलो करूंगा प्रीवियस ईयर में, एक घटना चक्र रहेगी, एक अदर बुक का यूज भी कर लूँगा, परीक्षावाणी या कोई और प्रकाशन का देखता हूँ। अरिहंत, परीक्षावाणी है जो आपका कौन है घटना चक्र, इनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए यूज करूँगा बुक का। ठीक है, या और भी कोई प्रकाशन मेरे सामने आएंगे, शिल्पी हैं, बहुत सारे प्रकाशन आते हैं। कुल मिला के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, वो कहीं से मिले, इसका टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक बच्चों, नमस्कार, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलता हूँ।